Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. In again warm welcome to इंडियन इकोनॉमी सेशन। जैसा आपको पता है कि हम कल से एक न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझ रहे हैं जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम आज तक के मतलब ये जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें इकोनॉमी के सेक्शंस का न केवल मैं स्टैटिक को कवर कर रहा हूं बल्कि अब तक की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस है मतलब लेटेस्ट करंट के जो डाटा है उनको भी ऐड करके आपको ले चल रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने बताया था इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। देन हमने अपने बात किया था इकोनॉमिक्स के टू पार्ट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस पे बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसके बाद देखते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में वर्गीकरण का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है, इसके कई आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो अगर भिन्न भिन्न मानदंडों के अनुसार इसका वर्गीकरण हम देखेंगे तो सबसे पहला जो वर्गीकरण हम देख रहे हैं आज, तो पहला वर्गीकरण उसमें सरकार की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं। सरकार की भूमिका का मतलब गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल होगा, तो गवर्नमेंट के रोल के बेस पे हम उसका वर्गीकरण देखेंगे। और साथ में उससे पहले हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप देख लेते हैं। तो अगर हम पहले बात करें कि भूमिका के आधार पे तीन तरह के होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा आपको पता है कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे पहले हम समझ लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हम समझे, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। अगर बात किया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इंडियन इकोनॉमी कैसे है, तो हम कह देते हैं क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम कैसे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी कह देते हैं। अब दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जनरली हम समझते हैं जिसमें दोनों पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण मिलते हो उसको मिश्रित। पर ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं कहना है, यह क्या हो जाएगा, ये अनुचित हो जाएगा। क्यों अनुचित हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे ही नहीं हम स्वीकार कर लिए हैं कि दो चीजों को लाया, पूंजीवादी समाजवादी दोनों को मिलाया, मिश्रित कर दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था बन गई। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत डिबेट हुआ है, बहुत हर चीजों का एनालिसिस हुआ है, इसके बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हम क्या लिया जाए, कौन सा स्वरूप अपनाया जाए। तो उस स्वरूप को अपनाने से पहले की चीजों को हम देख लेते हैं। जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वह हमारे क्या संविधान सभा में अपनाया गया है। तो संविधान सभा में अगर हम बात करें कि उस समय, अगर हम बात करें कि संविधान सभा में अपनाया गया ना, तो इसको किसने, संविधान सभा ने अपनाया है। उस समय संविधान सभा के पास दो विकल्प थे, या तो पूंजीवाद की तरफ जाए, कैपिटलिस्टिक की तरफ जाए, पूंजीवाद की तरफ जाए, या तो क्या था, दूसरा क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के पास जाए, समाजवाद की तरफ जाए। तो अब इसमें जब बात होने लगी कि पूंजीवाद को अपनाया जाए, कैपिटलिस्टिक को अपनाया जाए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अपनाया जाए, तो इसमें बात किया जाए तो जब संविधान सभा में इसमें डिस्कशन हो रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी बनाया जाए, तो हम क्या कर दी जाए, पूंजीवादी बना दिया जाए। तो ये बात आई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें किस पे किया जाता है, मुख्यतः फोकस किसमें होता है, प्रोडक्शन में होगा है, प्रोडक्शन में फोकस होता है, उत्पादन में मुख्यतः फोकस किसमें होता है, उत्पादन होता है। तो आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें इसका मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना। तो उत्पादन बढ़ेगा कैसे, उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए ना। उत्पादन के लिए हमको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स चाहिए, संसाधन चाहिए, हमको क्या चाहिए, संसाधन चाहिए ना। अब ये संसाधन कहां से आएंगे, तो ये क्या करें कि संसाधन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उपनिवेश बनाना पड़ रहा है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, उपनिवेश बनाना पड़ रहा है इनको, क्या, उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब हमको किसी दूसरे अन्य राष्ट्र में क्या करना पड़ रहा है, कब्जा करना पड़ रहा है।
तो तुरंत संविधान सभा में कहा नहीं 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 भाई नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद कब्जे बेशिकार थे, हम खुद अभी स्वतंत्र हुए हैं, हम किसी दूसरे देश में कब्जा कैसे कर सकते हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम ये वाला सिस्टम नहीं करेंगे, मतलब हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब बात आती है, दूसरी बात आती है कि नहीं, चलते हैं दूसरी अर्थव्यवस्था की तरफ, समाजवादी की तरफ चलते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें मुख्यतः फोकस किसमें होता है? वितरण में होता है, वितरण में फोकस होता है, मुख्यतः किसमें होता है? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन मुख्यतः फोकस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मुख्य फोकस होता है। अगर जहां हमने बात किया यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, अब प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। इसका उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। अधिकतम क्या है? लाभ को अर्जित करना, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, अधिकतम लाभ को अर्जित करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें पूंजी समाजवादी का, वो मुख्यतः क्या होगी? वितरण पे होती है। अब वितरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम समाज कल्याण करना, अधिकतम लोगों का कल्याण करना, कल्याण को बढ़ाना या कल्याण को मैक्सिमम करना, अधिकतम लोगों तक कल्याण करना। अब यहाँ पे भी तो कल्याण हमको करना है, वितरण करना है, इसके पास भी तो संसाधन की जरूरत होगी। यहाँ पे भी तो संसाधन कहाँ से आएंगे? तो संसाधन हम वितरण करना है ना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना है, तो यहाँ भी संसाधन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी हमको वही दोस्तों, यहाँ भी हमको दूसरे देशों के पास कब्जा करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा, उपनिवेश बनाना पड़ेगा, उपनिवेश बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी संविधान सभा ने कहा नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। अगर बात करें कि इसका क्या एग्जाम्पल है, तो हाँ दोस्तों, अगर एग्जाम्पल बताएं कैसे हैं इसका संगठन, अगर बात करें यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रसा, यूनाइटेड सोशलिस्ट रसा, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इस किसके नेतृत्व में था? ये रसिया के नेतृत्व में था, उस समय रसा गाते थे, रसा के नेतृत्व में था। और इसने कितना, इसने 15 देशों में, 15 देशों का में इसका उपनिवेश था। अगर दूसरा इसी की बात करें हम, तो यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया, इसका दूसरा संगठन है। इसका कितना है? इसका भी 8 देशों के में इसका उपनिवेश था, 8 देशों में था। अगर यहीं पे बात करें, जैसे इसका हमने उदाहरण दिया, ऐसे ही यहाँ पे भी जो कैपिटलिस्ट नेचर थे, वो क्या करते थे? अपनी कॉलोनी बनाते थे, अपनी कॉलोनी बनाते थे। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन की कॉलोनी हमने देखा ही है, ब्रिटेन की कॉलोनी हम खुद शिकार थे। उसी तरीके से फ्रांस की कॉलोनी, फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनी बना रहा था। फ्रांस की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? फ्रैंकोफोन बोलते हैं, फ्रैंकोफोन बोलते हैं। उसी तरीके से डच ने भी अपना क्या कर रहा था? कॉलोनी बना रखा था। तो इस तरीके से इनका क्या था? कॉलोनी बनाना, वहां से रिसोर्सेस लाना, और जहां कैपिटलिस्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादन को बढ़ावा देना। वहीं पे सोशलिस्टिक का, इसका क्या हो गया? सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जहां पे क्या किया जाता है? वितरण पर फोकस किया जाता है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया जाता है। अब वितरण में अगर हम बात करें, वितरण में किसका होगा? इसमें सरकार, इसमें बात करें, इसमें सरकार, अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें सरकार का कंट्रोल मुख्य रूप से होता है, सरकार का कंट्रोल होता है। मतलब उत्पादन कोई भी करे, वितरण कौन करेगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये मुख्य बातें हो गई। अब हमारे संविधान सभा को इन दोनों कॉन्सेप्ट मतलब नहीं अच्छा लगा। अब तो हमारी संविधान सभा इस निर्णय पे आई कि हमको हमको मुख्य चीजों को लेना है, पर हम किसी की ऐसे नहीं लेंगे, मतलब हम कब्जा नहीं करेंगे। हम नहीं आया तो हम आते हैं मिक्स्ड पे। अब मिक्स्ड का मतलब ये नहीं हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी दोनों की चीजों को मिला दे रहे हैं। मिलाना अपने उपयोग के अनुसार करना, मतलब यहाँ पे बात, जैसे हम उदाहरण कहें कि हमको क्या है, हमको खाना है दही चीनी, तो क्या एक कटोरी दही लाओ, एक कटोरी चीनी मिक्स कर दो तो दही चीनी नहीं हो जाता है, हम उसके अनुसार लेते हैं। वही यहाँ पे भी था, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का भी जो कॉन्सेप्ट था, तो यही भी था कि हम क्या करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी जो हम ला रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों की व्यवस्थाओं को लेंगे, पर उसको अपने अनुसार उसका उपयोग करेंगे। वहां पे हम किसके अनुसार करेंगे? अपने अनुसार उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग कनेक्ट हो जाइए क्लास से, मैं देख रहा हूं आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास कनेक्ट हो जाइए, और लोगों तक शेयर कर दीजिए, और लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। ओ, ठीक है, तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, उत्पादन
उत्पादन और वितरण दोनों चीज होती है, उत्पादन और वितरण दोनों होती है, ठीक है। जहां पे दोनों पे होगा, बट किसी पे जोर नहीं होगा, किसी पे स्पेशल फोकस नहीं होगा, यहाँ पे दोनों चीजों को हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अगर हम बताएं, यहाँ पे जो उत्पादन है मतलब जो प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी हुआ, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, योग्यता के अनुसार प्रोडक्शन करो। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पे, मुख्य उद्देश्य क्या हुआ यहाँ पे जो हमने लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू नीड, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, ये मुख्य हमारा क्या था, प्रिंसिपल था कि हम क्या करेंगे, उत्पादन इसमें करेंगे, योग्यता के अनुसार उत्पादन करेंगे और आवश्यकता अनुसार हम क्या करेंगे, वितरण करेंगे। ये मुख्य बातें थी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हमारी भारत का जो स्वरूप हुआ अर्थव्यवस्था का, वो कैसे हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था हुआ। ये मुख्य बातें आ गई। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं इस पे बात कर लेते हैं जिसपे हमने स्टार्ट किया था बात, कि अभी हम आज क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे कि जो वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण का पहला आधार क्या था, सरकार की भूमिका। हमने देखा था ना, सरकार की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण, सरकार की भूमिका। तो सरकार की भूमिका कैसे होगी, इसके आधार पर तीन हुआ। एक क्या हुआ, पूंजीवादी, पूंजीवादी, दूसरा कौन सी हुई, समाजवादी, समाजवादी, और तीसरी मिश्रित, ठीक है। यहीं पे अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने बताया कि जिसपे क्या होता है, उत्पादन पे फोकस होता है, उत्पादन मुख्य काम क्या है, यहाँ पे उत्पादन पे फोकस होगा, उत्पादन। और उत्पादन की अगर हम बात करें कि उत्पादन पे जोर देगा, और इसकी मुख्य बातें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लाभ अर्जित करना, लाभ अर्जित करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा, लाभ अर्जित करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है। ये मुख्य बातें हो गई। अगर इसी पे हमने बात किया तो इसके लिए क्या करते थे, कॉलोनी बनाते थे, ठीक है। ये मुख्य बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने आपको बताया कि जिसमें वितरण पे जोर दिया जाता है, और वितरण पे, हाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी, जिसमें किस पे होता है, वितरण पर जोर दिया जाता है। और वितरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कल्याण को बढ़ावा देना, वेलफेयर को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य वेलफेयर को बढ़ावा देना। और वितरण में क्या होता है, राज्य की भूमिका मुख्य रूप से होती है, राज्य की भूमिका मुख्य रूप से होती है। मतलब कि राज्य क्या करेगा, वितरण पे किसका अधिकार है, राज्य का अधिकार है। तो ये मुख्य रूप से बात हो गई किसकी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है। यहाँ पे ये बातें हो गई, आपको समझ में आ गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने बताया ही यहाँ पे कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पे उत्पादन क्या होगा, उत्पादन योग्यता अनुसार होगा, एबिलिटी के अनुसार होगा, एबिलिटी जो होगी मतलब योग्यता अनुसार होगा, यहाँ पे मुख्य है। और वितरण कैसे होगा, वितरण अगर हम बात करें तो वितरण किसके अनुसार होगा, नीड के अनुसार होगा, वितरण किसके अनुसार होगा, नीड के अनुसार होगा, मतलब आवश्यकता के अनुसार होगा। ये मुख्य बातें हुई, ये मुख्य बातें हो गई, ठीक है। तो हमने देखा राज्य स्वामित्व के आधार पर तीन अर्थव्यवस्था देख लिया, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। आगे बढ़ते हैं हम, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अब हम देखेंगे, तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर तीन तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, विकसित, और क्या है, अल्प विकसित, और तीसरी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था। तीन तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे हम पहली क्या देखते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था। पहला हम आज अभी किसको देख रहे हैं, विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे रिसोर्सेस आवश्यकता से ज्यादा हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे रिसोर्सेस नीड से ज्यादा हो, मतलब संसाधन आवश्यकता से ज्यादा हो। मतलब यहां हम बात कर रहे हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे क्या हो, संसाधन की अगर हम बात करें तो संसाधन क्या हो, ज्यादा हो, किससे, संसाधन ज्यादा होने चाहिए। इससे अगर हम बात कर रहे हैं तो जो उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता है उससे ज्यादा क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से हमने देखा संसाधन ज्यादा होने से
क्या हो रहा है, सबके पास संसाधन ज्यादा है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधन ज्यादा होते हैं आवश्यकता से। तो ये मुख्य बातें हो गई। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो विकसित अर्थव्यवस्था, अगर हम बात करें कि इनका कोई संगठन है, ये कितनी है, तो इसकी भी आगे हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें विकसित अर्थव्यवस्था की, जैसे हम बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था की, अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर हम बात करें तो विकसित अर्थव्यवस्था का कोई संगठन है क्या? हाँ दोस्तों, अगर देखें वर्तमान में विकसित अर्थव्यवस्था कितनी है, तो विकसित अर्थव्यवस्था अगर हम बात करते हैं तो 38 देश आते हैं, जिसमें अगर इनको हमें बताएं कि कैसे पता चला, तो विकसित देशों के संगठन को क्या बोलते हैं? ओईसीडी बोलते हैं, ओईसीडी बोलते हैं, ओईसीडी ओईसीडी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, अगर इसको बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन इन डेवलपमेंट। ये क्या है? विकसित देशों का प्रमुख संस्था है। अगर यहाँ पे बात करें तो संसाधन ज्यादा है, तो संसाधन ज्यादा होने के मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोगों की आय ज्यादा होगी, आय ज्यादा के साथ साथ यहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा ज्यादा होगी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा यहाँ पे ज्यादा होगी। और अगर हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा के अलावा बात करते हैं, तो यहाँ का जो लाइफ स्टाइल होगा, मतलब जीवन स्तर होगा, वो भी क्या होगा? जीवन स्तर कैसा होगा? उच्च होगा। जीवन स्तर कैसे होगा? उच्च होगा। अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? आधारभूत ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा क्या होगा? यहाँ पे आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, इस तरीके से 38 देश किसमें आ जाते हैं? विकसित देशों में आ जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं 38 देशों में, ओईसीडी के 38 देशों में जो टॉप 7 देश हैं, उनके संगठन को क्या कहा जाता है? तो उनके संगठन को G7 कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। तो ओईसीडी के मतलब ओईसीडी की या कि डेवलप इकोनॉमी के डेवलप 7 कंट्रीज के संगठन को क्या कह देते हैं? हम G7 कह देते हैं। ठीक है, G7 में कौन कौन आते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो G7 में जैसे यूएसए जर्मनी, और आगे हम बात करते हैं तो फ्रांस, यूएसए जर्मनी फ्रांस, इटली ब्रिटेन, इटली इटली ब्रिटेन, इटली और कौन? ब्रिटेन, ब्रिटेन जापान, इटली ब्रिटेन जापान, कितने हो गए? इटली ब्रिटेन जापान, और कौन सा हो गया? एक कनाडा। एक क्या है? वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं। इन्हीं के ग्रुप को क्या कह दिया जाता है? G7 कह दिया जाता है। ठीक है, और इनकी पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज्यादा होती है। इन देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये इस देशों में विकसित अर्थव्यवस्था में गरीबी नहीं होती। हाँ, बेरोजगारी हो सकती है, जैसे बेरोजगारी में कई टाइप्स पढ़े हैं, तो बेरोजगारी हो सकती है। ठीक है, तो ये बातें रही मुख्य किसकी? विकसित अर्थव्यवस्था की। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले हम अल्प विकसित कर देते हैं, उसके बाद विकासशील पे आते हैं। तो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है, विकसित के ही विपरीत है। अल्प विकसित का मतलब जहां पे संसाधन क्या हो? आवश्यकता से कम हो। यहाँ पे क्या होते हैं? अल्प विकसित की बात करें तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेस की बात करें, ये हमारे नीड से कम होते हैं। संसाधन जरूरत से कम होते हैं, जरूरत से कम होते हैं। अगर हम बात करें जरूरत से क्या होते हैं? कम होते हैं, जरूरत से कम होते हैं। संसाधन जरूरत से कम होंगे। जब संसाधन जरूरत से कम होंगे तो इनकी भी बात करें अगर, तो इनमें क्या होगी? इनमें आय कम होगी, यहाँ के लोगों की आय कम होगी, जीवन स्तर कम होगा, यहाँ पे क्या होगी? गरीबी होगी, भुखमरी होगी, इस तरीके की चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि अल्प विकसित देश टोटल कितने हैं, तो अल्प विकसित देश टोटल 134 है, 134 है। अगर इनके अल्प विकसित देशों के संगठन की बात करें हम, तो अल्प विकसित देशों के संगठन को क्या बोलते हैं? G77 बोलते हैं। उस समय 77 थे, तो इसलिए इसका नाम G77 कर दिया गया। वर्तमान में 134 है, 134 है। अब G77 कब बना? तो 1964 में G77 बनता है। ठीक है, G77 19 कब बनता है? 1964 में G77 बनता है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमने देख लिया अल्प विकसित ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे संसाधन कम होते हैं जरूरत से। विकासशील अर्थव्यवस्था, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, विकासशील अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे संसाधन तो कम होते हैं, क्या होते हैं, संसाधन कम होते हैं जरूरत से, जरूरत से संसाधन कम होते हैं, लेकिन यहाँ का इसकी ऐसी अर्थव्यवस्था जिनकी संसाधन तो जरूरत से कम होते हैं, लेकिन इनका जो ग्रोथ रेट होता है, आर्थिक वृद्धि दर होता है, ग्रोथ रेट जो होता है वह विकसित से ज्यादा होता है, वो डेवलप कंट्री से ज्यादा होता है, डेवलप कंट्रीज से ज्यादा होता है। अगर हम बात करें ऐसे देश जिसकी जो रिसोर्सेस कम है बट उनका ग्रोथ रेट डेवलप कंट्री से ज्यादा है, जनरली 7% या उससे ऊपर के ग्रोथ जिनका होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे देशों को, ऐसी कंट्री को हम किस में शामिल कर देते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी में शामिल कर देते हैं। अगर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसका मुख्य संगठन कौन सा है, तो इसका मुख्य संगठन है ब्रिक्स, ब्रिक्स इसका मुख्य संगठन है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा संगठन की बात कर दे तो ये मिस्ट मिस्ट या कि यहाँ पे मिस्टा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी अब शामिल हो गया। मिस्ट में कौन सा है, तो मैक्सिको। अगर हम बात करें, यहाँ पे बात कर देते हैं मिस्ट में कौन शामिल हो रहा है, तो मिक्स्ड में आ जा रहे हैं मैक्सिको, इंडोनेशिया, मैक्सिको हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और ये साउथ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, टर्की हो गया, टर्की हो गया, और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। ये इसके मुख्य संगठन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अल्प विकसित देश, विकासशील में कौन आते, पहले दो ही कैटेगरी थी, एक विकसित और दूसरा अल्प विकसित, पर ऐसे अल्प विकसित देश जिनका ग्रोथ रेट हाई हुआ वो विकासशील की श्रेणी में आ गए। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था का अगर टाइप देखते हैं तो क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर है, तो क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कृषक अर्थव्यवस्था, तो कृषक अर्थव्यवस्था कौन होगी, जहां पे प्राइमरी सेक्टर, जहां पे अगर हम बात करें जिसको किस पे बेस्ड होगी, प्राइमरी सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर पे बेस होती है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर का मतलब बात करें तो जो नेचुरल उत्पाद होते हैं, नेचुरल उत्पाद जो होते हैं उन पे बेस्ड होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ कृषि या उससे संबंध, कृषि या उससे संबंध, या कि वानिकी की बात करें, कृषि वानिकी, या कि खनन एवं उत्खनन की बात करें, खनन एवं उत्खनन की बात करें, जिसकी उत्खनन की बात करें, तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें जीडीपी में उसके देश की जीडीपी होगी उसमें मुख्य रोल किसका रहे, प्राइमरी सेक्टर का रहे, प्राइमरी सेक्टर का रहे, प्राइमरी सेक्टर का रहे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, कृषक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं कौन सी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। सेम, औद्योगिक अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें इसमें उद्योग या सेकेंडरी सेक्टर की भूमिका मुख्य रूप से रहे, औद्योगिक, औद्योगिक मतलब सेकेंडरी सेक्टर की भूमिका मुख्य तौर पे रहे। और जब हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें फूड प्रोसेसिंग आ जाता है, खाद्य प्रसंस्करण, फूड फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग आ जाता है, और क्या आता है, और क्या जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, निर्माण आ जाता है, और क्या आ जाता है दोस्तों, और विनिर्माण आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। ठीक है, विनिर्माण आ जाता है। ठीक है, तो जिस कंट्री या कि ऐसा देश जहां पे सेकेंडरी सेक्टर की भूमिका ज्यादा होती है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। जनरली एक ऐसे होते हैं, ये विकसित देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी, जहां पे मशीनरी होगी, औद्योगिकीकरण होगा, जब औद्योगिकीकरण होगा तो विकसित देश हो ही जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, सेवा अर्थव्यवस्था। सेवा अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान मैक्सिमम होता है, सर्विस सेक्टर का जो बात करते हैं, सर्विस सेक्टर का रोल जो होता है मैक्सिमम होता है, मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था में, उसकी राष्ट्रीय आय में सर्विस सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा होता है। सर्विस सेक्टर का मतलब जहां पे सेवाओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन का मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी चीजें सर्विसेज में आती हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सर्विसेज
सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो सेवा अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर देखते हैं। तो मतलब वर्ल्ड के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, तो उसमें पहली आ जाती है ओपन अर्थव्यवस्था। ओपन अर्थव्यवस्था, ओपन अर्थव्यवस्था मतलब खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था कैसे किसे कहते हैं, जिसके जिसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब अन्य देशों से हम क्या कर सकते हैं, सामान, अपने सामान को बेच सकते हैं और अन्य देशों से कोई सामान आयात कर सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो क्या होती है, उसको ओपन अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, बात करें हम इसकी ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो जब ओपन इकोनॉमी की बात आती है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या थी, हमारी अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो हमारी शुरुआती दौर में हमारी अर्थव्यवस्था भी कैसे थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बंद थी। पर हम 1991 की बात, हम अगर हम बात करें, हम 1947 से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो 1990 तक क्या था, अप टू 1990 हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्लोज्ड थी। क्लोज थी मतलब हमारे पास कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी नहीं थी, कोई भी एग्जिम पॉलिसी हमारे अर्थव्यवस्था के पास नहीं थी। फिर बात करते हैं 1991 के बाद हमने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया, अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमने क्या लाया, पॉलिसी लाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लाया। तो हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या हो गई, ओपन इकोनॉमी हो गई। समझ में आ गया, ओपन इकोनॉमी मतलब जिसमें एग्जिम पॉलिसी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो, जो हम अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों पे में बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके और दूसरे देशों की वस्तुओं को आयात कर सके। ये हो गया खुली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पे आयात और निर्यात ना हो, आयात निर्यात ना हो, मतलब यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ना हो। ठीक है, ऐसे ही 1990 तक की अगर बात करें, 1990 तक की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। क्योंकि इसके पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास कोटा था, हमने क्या लगा रखा था, कोटा लगा रखा था। हमने क्या लगा रखा था, लाइसेंस लगा रखा था, लाइसेंस लगा रखा था। हमने क्या लगा रखा था, परमिट लगा रखा था, परमिट लगा रखा था। ठीक है, सपोज अगर बात करें हम कि 1991 से पहले अगर आपको एक कार लेनी हुई, कोई फॉरेन कार या कि कोई ऐसी चीज लेनी हुई, तो सबसे पहले आपको होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेना होगा। होम मिनिस्ट्री परमिशन देने के बाद आपको इससे विदेश मंत्रालय से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से परमिशन लेना होगा, तब जाके आप कोई चीज आयात कर सकते हैं। उसके बाद भी कोटा था। कोटा क्या है, कोटा एक तरफ से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है मतलब मात्रात्मक प्रतिबंध है, मात्रात्मक प्रतिबंध है। लाइसेंस की बात करें तो क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है मतलब गुणात्मक प्रतिबंध है, गुणात्मक प्रतिबंध है। परमिट की बात करें हम तो परमिट क्या है, परमिट की अगर बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कोटा में कोई चीज निर्धारित है, इतनी ही चीजें ले सकते हैं। लाइसेंस है, कोई चीज आपको लेने से पहले लाइसेंस लेना होगा। तो इन सबको हमने 1991 में क्या किया, समाप्त किया, इन सबको 1991 समाप्त किया और अपनी अर्थव्यवस्था का क्या किया, उदारीकरण किया, उदारीकरण किया। और हमने कौन सी पॉलिसी लेके आया, एलपीजी पॉलिसी लेके आया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन इन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेके आया। अगर हम बात करें उदारीकरण का मतलब क्या होता है, तो नियमों का सरलीकरण, साधारण शब्दों में आप समझे तो नियमों का सरलीकरण होता है। नियमों का सरलीकरण, नियमों का क्या होता है, सरलीकरण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, अगर हम आपको बताएं कि जैसे कोई भी इकोनॉमी हुई, कोई भी इकोनॉमी होती है, उसके टू फैक्टर होते हैं। एक तो एक अपने इंटरनल सिस्टम होता है, उसका इंटरनल इकोनॉमी होता है। दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमी होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी होता है। ठीक है, अगर हमने बात किया अभी किसकी, लिबरलाइजेशन की बात किया, हमने किसकी बात किया, लिबरलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की बात किया, उदारीकरण, उदारीकरण की बात किया ना। उदारीकरण का मतलब क्या किया हमने, नियमों का सरलीकरण, जो नियम थे, कानून थे, उसका नियमों का सरलीकरण होता है। इसका मतलब क्या, नियमों का सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण। अगर
अगर नियमों का सरलीकरण इंटरनल इकोनॉमी में हो रहा है, मींस जो अपनी इकोनॉमी है, जो अपनी पीएसयूज है, अगर इंटरनल इकोनॉमी में हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एक मिनट। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। उसको क्या बोलते हैं? निजीकरण। तो जब हम अपनी इकोनॉमी के इंटरनल पार्ट में, आंतरिक, अपना क्या करते हैं? नियमों में सरलीकरण करते हैं, उसको बोल देते हैं प्राइवेटाइजेशन। जब अपनी अर्थव्यवस्था के हम क्या, एक्सटर्नल इकोनॉमी, बाह्य अर्थव्यवस्था के साथ हम क्या करते हैं? नियमों का सरलीकरण करते हैं, वहां पे अपने नियम को क्या लचीले बनाते हैं, तो तब क्या होता है? उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। उसको क्या बोल देते हैं? ग्लोबलाइजेशन। मतलब अपनी इकोनॉमी को हम क्या कर देते हैं? नियमों को ओपन कर देते हैं, मतलब एक तरह से हम वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से 1991 के बाद हमारा क्या हुआ? एलपीजी मॉडल था ये, जिससे अब हम क्या बन गए? ओपन इकोनॉमी बन गए। ठीक है, हालांकि अभी भी पूर्णतः ओपन नहीं है, पर हम धीरे धीरे क्रम से अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा ओपन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे समझा क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। ठीक है, देखिए, हमने पहले क्या शेष विश्व के साथ इंटरेक्शन में हमने खुली अर्थव्यवस्था देखा, फिर हमने क्या देखा? बंद अर्थव्यवस्था देखा। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नियोजन के आधार पर देख लेते हैं। तो नियोजन के आधार पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था मतलब जहां पे हम क्या करते हैं? प्लानिंग बेस पे काम करते हैं। मतलब हम पहले प्लान, इन प्लान के अनुसार ही हमारे गवर्नमेंट का क्या एक्शन होगा, जो प्लान होगा, जो प्लानिंग होगी, प्लानिंग के अनुसार गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्शन लेगी। मतलब हम हमारे पहले से चीजें फिक्स है, प्लान है, उसके अनुसार हम एक्शन लेंगे, उसके अनुसार ही आगे की कार्यवाही करेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होते हैं? प्लान्ड इकोनॉमी। हमने भी अपनी अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग हमने प्लान्ड इकोनॉमी से किया। हमने रशिया के मॉडल को अपनाया और अपने जैसे 5 ईयर प्लान को अपनाया, पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। ठीक है, तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध के अलावा दूसरी क्या हो जाती है? गैर योजनाबद्ध, जिसमें हम कोई प्लानिंग बेस पे काम नहीं करते। मतलब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या पंचवर्षीय योजना आई ना, ऐसे कोई यहाँ पे योजना नहीं है, ऐसी कोई योजना पर आधारित ना हो। तो ऐसी योजना पर जब आधारित नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, निर्भरता के आधार पर अगर हम बात करें, निर्भरता के आधार पे बात करें मतलब डिपेंडेंसी की, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जो अपने, जैसे अगर हम बात करें उस टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर वह इकोनॉमी के अंदर हो रही, मतलब टेरिटरी के अंदर हो रही है, वो सारी वस्तुओं का उत्पादन यहाँ हो जा रहा है, उस पे टेरिटरी में हो जा रहा है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बोलेंगे। हमने भी अपने, अब अगला स्टेप हमारा इसी में था, हमने 2019 के बाद अपनी इकोनॉमी को क्या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाया ना, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पे क्या है? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत, इसी को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने का ही एक क्या है? कदम है। ठीक है, जिसमें हम अपनी चीजों का प्रोडक्शन खुद करेंगे, ये हुआ आत्मनिर्भर। दूसरा वही आश्रित। आश्रित का मतलब जब हम किसी दूसरी अन्य अर्थव्यवस्था पर, दूसरी इकोनॉमी या दूसरे नेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, अपनी मूलभूत चीजों की पूरा करने के लिए किसी अन्य राष्ट्र या अन्य एक तरह से किसी टेरिटरी पे हम डिपेंड होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आश्रित अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। परस्पर निर्भर, आज की जो अर्थव्यवस्था है वो परस्पर निर्भर भी है। मतलब एक तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट, कुछ चीजों पर हम, कुछ चीजों पे वो। तो आज की जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो क्या है? परस्पर निर्भर मॉडल है। तो इस तरीके से हमने पहला यूनिट जो है, जिसमें हमने पहले अर्थशास्त्र क्या है, फिर अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था देखा, फिर अर्थव्यवस्था के हमने प्रकार देखा, मतलब माक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र देखा। उसके बाद फिर हमने वर्गीकरण देखा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखी। इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। साथियों, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं, वो चाहे यूपीएससी हो या कि किसी भी स्टेट के एग्जाम में हो,
तो कल की क्लास में उन सारे क्वेश्चन का हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो। क्योंकि केवल पढ़ने बस से पढ़ तो लिया, फिर आपको असेसमेंट भी तो करना है कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है, क्या एग्जाम के क्वेश्चन के साथ हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं, और हमने उस कॉन्सेप्ट को कितना सीखा। तो असेसमेंट जरूरी है। और असेसमेंट के लिए कल की क्लास में मिलिए, ठीक है, 8:10 पे। तो आज के सेशन के लिए यहीं पे आज मैं यहीं पे विराम दूंगा, कल मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।